हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं। और यहाँ से जो प्रश्न आज बताने वाले हैं, हमें लगता है कि 100% तो हम कभी भी, क्योंकि कोई भी नहीं होता हम क्या, लेकिन 99% जो भी टॉपिक बताने वाले हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे। और जो अगर क्वेश्चन बैंक तो आपको मिल ही चुका है, अगर वहाँ पर ये क्वेश्चंस नहीं है तब भी आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ज़्यादा मैं लेंदी रूप में तो नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगी तो टाइम भी काफ़ी लग जाएगा आप लोगों का, और जो है वीडियो भी लेंदी हो जाएगी। तो मैं छोटा छोटा आपको टॉपिक बताती चली जाऊंगी, क्वेश्चंस बताती चली जाऊंगी, स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे हमने भी सैम्पल पेपर से ही जो इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चंस आपके उठाए हैं, और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के पास होगा। अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, और उदाहरण सहित आपको समझाना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि संक्षेपण होता क्या है। वैसे तो ये आपको सामने दिख ही रहा है कि क्या होता है, लेकिन समझाने से कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। भाषा का वह सुगठित सारवान बोधगम्य स्वरूप जो विस्तृत उदाहरणों, शब्द योजनाओं को नकारते हुए श्रोता या पाठक को शीघ्र ही मूल भाव ग्रहण कराने में समर्थ होता है, अर्थात विवरण, वक्तव्य, पत्र व्यवहार, आलेख, गद्यांश ऐसे सुगठित और सारूप संयोजन को संक्षेपण कहते हैं। यानी कि आपको कोई विचार दिया जा रहा है या कोई आपको बात बताई जा रही है, आप एक श्रोता हैं, ठीक है, कोई वक्तव्य आपको बताया जा रहा है, आप किसी के पत्र व्यवहार करना है या कोई आलेख तैयार करना है, तो ये सब क्या है, अगर आप इसको एक कम समय में एक सुगठित तरीके से इसको आप लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो वह क्या है, संक्षेपण है। संक्षेपण में से अगर आप अन हटा दें तो क्या हो जाएगा, संक्षेप बन जाएगा। देखिए, संक्षेप में छोटे तरीके से उसको आप बता रहे हैं, जिसका असंबंध, अप्रासंगिक, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण बातों को त्याग कर सभी अनिवार्य मूल तथ्य को संकलित करना होता है। यानी कि जो अप्रासंगिक होती है, जिनका प्रसंग जरूरी करना नहीं होता है, जिनका उससे कोई संबंध नहीं होता है, और अपेक्षाकृत कुछ कम शब्दों में होता है, और सभी जो अनिवार्य मूल तथ्य होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और एक संक्षेपण हम तैयार करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसका थोड़ा सा यहीं से आपको बताना पड़ेगा। अंग्रेजी में इसे प्रेसी कहते हैं, जो एक फ्रांसी शब्द है, यानी कि सारांश, मुख्यार्थ, आशय, आशय, भावार्थ, रूपरेखा, संक्षेपण के पर्यायवाची शब्द हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पंक्ति दे दी जाती है आपको, और वह संक्षेपण होता है। एक पंक्ति बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अनुसार इस कहानी का या इस तथ्य का आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो वह क्या होता है, संक्षेपण ही होता है। अब इसका महत्व क्या है, और मुझे लगता है महत्व सभी को समझ में आ गया होगा कि एक बात हमें किसी को बतानी है, टाइम कम है, तो वहाँ क्या करेंगे, आप उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स डालेंगे और आप उसको पकड़ा देंगे कि भाई ये तैयार हो गया है। जैसे कि आपने एक पीपीटी तैयार करनी है, पीपीटी में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स ही लेते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हम पूरी थ्योरी नहीं दिखाते हैं। तो पीपीटी भी कहीं ना कहीं एक संक्षेपण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक समय में सबके लिए मानसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए कामकाज को त्वरित ढंग से निपटाया जा सकता है। संक्षेपण की इस कला और कुशलता से छात्रों में पठन पाठन तथा लेखन में भी सरलता, स्वच्छता, स्पष्टता और प्रभावकारिता जैसी विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। अब जैसे आपने पीपीटी तैयार की तो उसमें क्या होगा, आपके अंदर एक कार्य को दूसरे तरीके से करने की कुशलता भी आएगी, और क्या होगा, आप उसको स्वच्छ, यानी कि आप उसको पॉइंट के द्वारा एक अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से दिखा सकते हैं, और वहाँ क्या होगा, आपका प्रभाव भी दिखेगा। जब आप बिल्कुल थ्योरी को एक पॉइंट्स में उसको डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर आपकी प्रभावकारिता भी दिखाई देती है।
तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है आपको इसको समझाने के लिए, बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर संक्षिप्त करने की विधियाँ दी गई हैं कि क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम एक होता है निबंध और एक होता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में हम क्या करते हैं, कम से कम देते हैं, है ना। फिर अवतरण में आए महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित कर लेते हैं। और सुक्ति, अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक पंक्ति दे दी जाती है और उसके अनुसार फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फिर है संक्षिप्तकरण का एक उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है और ये उक्ति दे दी गई जननायक महात्मा गांधी। अब इसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ इन्होंने लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये संक्षेपण होता है। नेक्स्ट है पल्लवन से क्या आशय है, पल्लवन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन का मतलब क्या होता है, भाव विस्तार और वृद्धिकरण। अभी आपने संक्षेप पढ़ा, अब पल्लवन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होता है, पल्लवन को हम क्या कहते हैं, वृद्धिकरण भी कहते हैं, विशदीकरण भी कहते हैं, संवर्धन भी कहते हैं। भाव विस्तार, हमें कोई बात कहनी है और उसको हम बहुत ही एक्सप्लेनेशन करके उसको हम बताते हैं, तो वह क्या है, पल्लवन है। पल्लवन में किसी संक्षिप्त विचार को, सुक्ति को विस्तार पूर्वक हम स्पष्ट करते हैं। अब जैसे यही हमने ले लिया कि कहाँ गया वो, ऊपर यहाँ था जननायक महात्मा गांधी। तो इसी को अगर हम कहेंगे इसका संक्षेपण तैयार कीजिए तो ये संक्षेपण हो जाएगा। अब इसी को अगर हम कहें इसका पल्लवन तैयार कीजिए तो इसको आप जो है क्या करेंगे, पल्लवन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आगे इन्होंने कहा है कि एक अच्छे भाषाविद को जैसे विस्तार में कही गई बात को संक्षिप्त रूप में कहने का ढंग आना चाहिए, वैसे ही उसी बात को विस्तार पूर्वक भी कहने का उसको ढंग आना चाहिए। यानी कि उसको विस्तार को समेटने का भी उसमें कौशलता होनी चाहिए। समझ गए होंगे। वैसे तो प्राय सभी लेखक अपने लेखन में कहीं ना कहीं संक्षिप्त उक्तियों की रचना करते चलते हैं, किंतु हिंदी में बिहारी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद जी, महादेव वर्मा, इनकी आपने काफ़ी पढ़ी होंगी। और जो लास्ट आपने किया था वहाँ पर भी काफ़ी उक्तियाँ आई थी जिससे आपको एक्सप्लेन करना पड़ा था। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं पल्लवन हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। फिर इसके बाद है उदाहरण, जैसे कि प्रेम असाध्य रोग। तो ये किसने कहा, प्रेमचंद जी ने। लेकिन कहाँ कहा, इसको हमें देखना होगा और फिर इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा। अब जैसे दिनकर जी ने कहा है, कहते हैं धरती पर ये पंक्ति दे दी हैं। अब हम ढूंढेंगे कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई हैं, कौन सी कविता से ली गई हैं, वह कहाँ संग्रहित है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। नेक्स्ट है आपका टिप्पण से क्या आशय, कार्यालय टिप्पण में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, एक अच्छे टिप्पण लेखन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो टिप्पण का अर्थ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप्पण शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द नोटिंग के हिंदी प्राय से लिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख सकते हैं, ये थोड़ा रिपीट हो गया है टिप्पण के बारे में। टिप्पणी एक ऐसा कार्यालय पारिभाषिक शब्द है जिसके स्वरूप को अनेक विद्वानों परिभाषित करते हुए बताया है। ओम प्रकाश सिंघल के अनुसार जब कोई पत्र किसी कार्यालय में पहुंचता है तो उस पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रक्रिया उसके अंतिम रूप में निपटाए जाने तक चलती है। इसी प्रक्रिया को हम टिप्पण कार्य कहते हैं। अब मान लीजिए आप बिजली घर में ही गए या कहीं भी गए, आप किसी भी ऑफिस में आपने कोई पत्र दिया, वो सबसे पहले छोटे उस पर जाता है, फिर उससे थोड़ा बड़े लेवल पर, फिर और बड़े लेवल पर, फिर लास्ट में जो जाता है फिर वो उस पर टिप्पणी लिखता है बड़ा ऑफिसर। उसके बाद फिर वो वापस आता है, फिर वापस आकर फिर दोबारा से वो टिप्पणी चेक की जाती हैं। फिर उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वह टिप्पणी हो जाती है। कहने का मतलब है कार्यालय में एक बाबू, तीसरा बाबू, चौथा और पांचवा यहाँ पर हेड बैठा है। पत्र आया इनके पास, इन्होंने कहा इस पत्र में ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आगे पास कर देता हूँ, देखता हूँ वहाँ से ये क्लियर होती है नहीं होती हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैंने ये पास कर दी है, लेकिन मुझे ऊपर भेजनी पड़ेंगी पास होने के लिए इस बातों को। फिर यहाँ पर आए, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर वो फाइनल होकर आ गई सारी बातें सबसे ऊपर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजिंग किया, फिर ही वापस ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाता है, फिर ये टिप्पणी यहाँ पर आकर पास हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया चलती है। मुझे लगता है सबकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्रक्रिया आप देख सकते हैं
ये यहाँ पर कार्यालय में किस प्रकार से होती है। अब देखिए, जैसे मैंने कि बताया था कि एक लिपिक है, एक सहायक पत्र टिप्पण लिखता है, फिर उसके बाद अधीक्षक, बड़ा ऑफिसर, ये सभी यहाँ पर आपको बताए गए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसके आंतरिक गुण या विशेषताएं क्या है। विषय का समग्र ज्ञान होना चाहिए, विकल्पों का सुझाव और उनकी शक्ति की आप में सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर आप टिप्पण दे रहे हैं तो आपको जो आपके पास पत्र है उससे संबंधित सारी जानकारी। चलिए आगे देख लेते हैं। पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, फिर इसके बाद संक्षिप्तता होनी चाहिए, विचारों की तार्किक और कर्मानुसार अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उपदेशक नहीं होना चाहिए। वहाँ सिर्फ आप टिप्पणी देंगे, वहाँ पर अपने उपदेश नहीं झाड़ेंगे, ठीक है। टिप्पणी की निर्धारित पत्र होना चाहिए, पत्राचार का उल्लेख और संकेत होना चाहिए, विचारने विषय का उल्लेख होना चाहिए, अनुच्छेदों की संख्याबद्धता होनी चाहिए, विषय को अंगों पांगों में बांटना चाहिए, अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए, संपूर्ण विवरण देना चाहिए, उदाहरणों का यथायोग्य प्रयोग करना चाहिए, टिप्पण से संबंधित स्मारिका फाइल में होना जरूरी है, साई या टंकण का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद ये वही वाला है, हाँ ये वही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इसमें शैली अच्छी होनी चाहिए, सरल स्पष्ट संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये वाला प्रश्न मैं आपको कराया था, कंप्यूटर की प्रमुख सीमाएं, ये मैं करा चुकी हूँ। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ बेनिफिशियल वीडियो के लिए। सेकंड पेपर के लिए मिलते हैं, और कल सभी को बेस्ट विशेष के साथ वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हिंदी मिरर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत आपका एग्ज़ाम है और आपका लास्ट ईयर है, और हम सब यही दुआ करते हैं कि आप सब अच्छे से नंबरों से पास हो जाएं तीनों सब्जेक्ट में। तो बने रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आप मास्टर करते हैं, चारों सब्जेक्ट की जो तैयारी होती है आपकी, तो मास्टर के लिए भी हिंदी मिरर से जुड़े रहना, हमेशा कमेंट करते रहना।